अगर हम स्क्रीन पर इस सिनेमैटिक 3D व्यू को देखें, जहां कैमरा अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ धीरे धीरे जूम इन कर रहा है। हाँ, ये नीले और सुनहरे रंग की हल्की रोशनी सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल। और अब जो ये 3D ग्लोइंग टेक्स्ट स्क्रीन पर उभर कर आ रहा है, एशिया विषमताओं का महाद्वीप, तो आज की इस गहन चर्चा में हम भूगोल, भूविज्ञान और भू राजनीति का एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सही कहा। चलिए इस विषय को अनपैक करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। मतलब एशिया का भूगोल समझना सच में एक चुनौती है। इस महाद्वीप को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संरचनाओं ने पूरे मानव इतिहास को आकार दिया है। ये सिर्फ एक भूगोल का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी सभ्यताओं की नींव है। कैसे पहाड़ों और नदियों ने तय किया कि हम इंसान कैसे जिएंगे होगी। और यही हमें हमारे पहले बड़े सवाल की ओर ले जाता है। अगर हम इस हाईटेक 4 ग्रिड इन्फोग्राफिक को देखें जो स्क्रीन पर अब सामने आ रहा है। हाँ, इसमें जल और स्थल के कनेक्टर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं। हाँ, तो भूगोल भी ना एक पजल की तरह है, जिसके अपने अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं। जैसे हम हॉर्मुज़ जल संधि का ये 3D मैप देख रहे हैं, ये सिर्फ पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है। एकदम सही बात है। जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हॉर्मुज़ जल संधि वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन है। अरे वाह। हाँ, मतलब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी एक संकरे रास्ते पर निर्भर है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पनामा स्थल संधि या इस्थमोस को देखें तो वो जमीन का एक पतला हिस्सा है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ता है। और इसी इन्फोग्राफिक में हम गल्फ और बे के बीच का अंतर भी देख सकते हैं ना। बिल्कुल। गल्फ जैसे कि फारस की खाड़ी एक संकरे मुहाने वाला बहुत गहरा भाग होता है। अच्छा। जबकि बे जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी उसका मुहामा बूंद चौड़ा होता है और इसी चौड़ाई की वजह से वहां ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी बहुत अधिक होती है। मतलब ये सिर्फ पानी के हिस्से नहीं है, इनके आर्थिक मायने भी हैं। 100%। और इसी में हम अरब प्रायद्वीप का जिक्र भी कर सकते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हाँ, और अंतरीप या केप भी तो भूगोल का एक अहम हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर हम इस 3D वेन डायग्राम को देखें जो अभी स्क्रीन पर आया है, तो एशिया सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है। हाँ, ये डायग्राम दिखा रहा है कि यहाँ विश्व की 60% मानव शक्ति मतलब पॉपुलेशन रहती है। और ये पृथ्वी के सिर्फ 30% भूभाग पर फैला हुआ है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात टोकनी है। अगर एशिया इतना विशाल है, मतलब दुनिया का 30% हिस्सा है, तो फिर अफ्रीका में देशों की संख्या 55 के करीब है और एशिया में उससे कम क्यों है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब इतिहास और भूगोल के टकराव में है। वो कैसे? देखिए, अफ्रीका में जो इतने सारे देश हैं वो ज्यादातर उनके औपनिवेशिक इतिहास या कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से हैं। शासकों ने नक्शे पर बस सीधी रेखाएं खींच दी। हाँ, वो तो है। लेकिन एशिया की विशालता, इसकी भूवैज्ञानिक स्थिरता और प्राचीन नदी सभ्यताओं के विस्तार को दर्शाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक सीमाएं इतनी विशाल हैं कि उन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्यों को एक साथ बांध कर रखा। तो प्राकृतिक सीमाएं ही असली कारण है। अब अगर प्राकृतिक सीमाओं की बात हो ही रही है, तो यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। स्क्रीन पर अब जो ये प्राचीन ऐतिहासिक रिक्रिएशन एनिमेशन चल रहा है, इसे देखिए। हाँ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव दिखा रहा है। बिल्कुल। उत्तर का विशाल अंगारा लैंड और दक्षिण का गोंडवाना लैंड, जो हमारे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का अवशेष है। जब ये दोनों आपस में इतनी जोर से टकराते हैं तो पामीर से लेकर हिमालय तक एक गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला उभरती हुई दिखाई देती है। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। मेरा सवाल ये है कि इस महाटकराव ने एशिया की सीमाओं को कैसे तय किया? मतलब इसने इस महाद्वीप को क्या रूप दिया? इसी कॉलिशन या टकराव ने एशिया को एक तरह से सभ्यताओं का पालना बना दिया। इन्हीं पहाड़ों ने महान धर्मों की भूमि को सुरक्षित रखा। अरे वाह। और अगर हम चरम बिंदुओं या एक्सट्रीम पॉइंट्स का विश्लेषण करें तो स्क्रीन पर आ रहा है ये चमकता हुआ क्रॉस हेयर एनिमेशन इसे एकदम स्पष्ट कर देता है। हाँ, ये एक कंपास की तरह दिख रहा है। बिल्कुल। अगर हम उत्तर में देखें तो आर्कटिक कैप है, मतलब रूस का वो आर्कटिक क्षेत्र जो सीधे आर्कटिक महासागर से लगता है। और एकदम दक्षिण में भूमध्य रेखा के पास पामना द्वीप है जो इंडोनेशिया में 8 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है और हिंद महासागर में स्थित है। मतलब बर्फ से लेकर एकदम ट्रॉपिकल महासागर तक। हाँ, और पूर्व में रूस की बेरिंग जलसंधि के पास डेजनोवा कैप है जो प्रशांत महासागर को छूता है। और पश्चिम में बाबा बुरहानु या वॉस्पुरस है जो तुर्की में है
और यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर के पास पड़ता है। मतलब इन सीमाओं के अंदर जो धरातल है ना, वो किसी बहुत ही जटिल जाल की तरह है। और मुझे लगता है कि इस जाल का एक मुख्य केंद्र भी है। अगर हम इस डार्क बैकग्राउंड वाले 3D सिनेमैटिक मैप को देखें तो इसके बीच में एक चमचमाता हुआ सफेद बिंदु दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यही सफेद बिंदु पामीर की गांठ या पामीर नॉट है। मैं तो इसे इंटरनेट के एक सेंट्रल राउटर की तरह देखती हूँ। जैसे एक राउटर से सारे नेटवर्क कनेक्शन निकलते हैं, वैसे ही इस चमकते हुए बिंदु से बिजली की नसों की तरह अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हुई दिख रही हैं। ये राउटर वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। लेकिन इसे विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? यह हमेशा से मेरे लिए एक आश्चर्य की बात रही है। इसे विश्व की छत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतना ऊंचा और विशाल पठारी क्षेत्र है कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं यहीं से जन्म लेती हैं। अच्छा, अगर आप मैप पे देखें तो पश्चिम की ओर यूराल और तुर्की के टॉरस पर्वत जाते हैं। हाँ, दिख रहे हैं। पूर्व में कुनलिन शान है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मुज्तक है, और साथ ही त्यान शान श्रेणी है। और दक्षिण में तो हमारी विश्व की सर्वोच्च श्रेणी हिमालय है ही। इसके अलावा अफगानिस्तान में हिंदू कुश है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर है। और इसके साथ सुलेमान और मकरान पर्वत भी तो हैं। बिल्कुल। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, हमें भूगर्भिक सक्रियता के दूसरे रूप भी देखने को मिलते हैं, जैसे जापान का सुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा, जो ये बताता है कि जमीन के नीचे आज भी कितनी हलचल है। तो ये तो हुआ पहाड़ों का जाल, लेकिन इन पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसी अंतः पर्वतीय संरचनाएं भी हैं जिन्हें आपने एशिया का वाटर टावर कहा था। हाँ, वाटर टावर, क्योंकि यही वो जगह है जहां से एशिया की प्यास बुझती है। जैसे तिब्बत का पठार। बिल्कुल। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है, जो कुनलुन और हिमालय के बीच बसा है। यही वो वाटर टावर है जहां से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांगत्सी जैसी विशाल नदियां निकलती हैं। अरे वाह, मतलब आधी दुनिया का पानी यहीं से आ रहा है। हाँ, इसके अलावा साइबेरियाई पठार भी है। वहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी वहां याकूत और चुकची जैसी जनजातियां रहती हैं। इंसानी जज्बे की कोई सीमा नहीं है। और अगर हम पश्चिम में देखें तो अनातोलिया और ईरान के पठार हैं। ये पोंटिंग, टोरस और जाग्रोश पहाड़ों के बीच हैं, और इनकी सामरिक स्थिति इतिहास में बहुत अहम रही है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। मतलब अब जो ये स्प्लिट स्क्रीन विजुअल सामने आ रहा है, एक तरफ तपते हुए रेगिस्तान के रेत के टीलों का सिनेमैटिक शॉट है और दूसरी तरफ हरियाली से भरे विशाल नदी मैदानों का एरियल व्यू। बहुत ही शानदार विरोधाभास है ये। वही तो, अगर एशिया एक वाटर टावर है और यहाँ इतनी नदियां हैं, तो फिर यहाँ इतने विशाल मरुस्थल या रेगिस्तान क्यों हैं? अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये विरोधाभासी प्रकृति का असली नियम है। इसे रेन शैडो या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। विशाल पहाड़ बादलों को एक ही तरफ रोक लेते हैं। अच्छा, तो दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए एशिया में हमें हर तरह के मरुस्थल मिलते हैं, जैसे अरब मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण या गर्म मरुस्थल है। और इसके ठीक उलट गोबी मरुस्थल है। ये एक विशाल शीत मरुस्थल है जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ, मैंने सुना है वहां 2 कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। बिल्कुल सही। और फिर हमारा थार मरुस्थल है, जहां दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब रेगिस्तान में भी इतनी आबादी। हाँ, और अगर हम मरुस्थलों के चरम बिंदुओं की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान के कराकुम को लोग नर्क का द्वार कहते हैं। बाप रे, नर्क का द्वार। और चीन के तखलामाकन को मौत का सागर कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में खौफनाक है। लेकिन दूसरी तरफ नदियां तो सभ्यताओं की जीवन रेखाएं हैं ना? बिल्कुल। नदियां और विशाल मैदान, जैसे साइबेरिया का मैदान, जो सबसे बड़ा संरचनात्मक मैदान है। हाँ, मैप पे ये नदियों का नीले रंग का ग्लोइंग एनिमेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मंचूरिया का मैदान, जो चीन का औद्योगिक हृदय है, या फिर इराक का मेसोपोटामिया का मैदान, जो कृषि उर्वरता और प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। और अगर हम प्रमुख नदियों का विश्लेषण करें तो चीन की यांगत्सी को देखिए। ये 6300 किलोमीटर लंबी है। ये एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अरे वाह। और हांगो नदी का क्या, जिसे पीली नदी भी कहते हैं? हाँ, हांगो लोएस पठार से होकर बहती है और पीली मिट्टी लाती है, लेकिन ये अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे भयानक बाढ़ आती है। इसीलिए शायद इसे चीन का शोक कहा जाता है। बिल्कुल। और दक्षिण पूर्व एशिया में जाएं
तो म्यांमार में इरावती नदी है, जिसे म्यांमार की गंगा कहते हैं, और मेकांग नदी, जो इतने देशों से गुजरती है कि उसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। और वो नदियां जो मेसोपोटामिया में बहती हैं? दजिल और फरात नदियां, ये इराक के कुरना नामक जगह पर जाके एक दूसरे से मिलती हैं। अच्छा, और रूस की नदियों के बारे में एक बहुत ही अजीब बात मैंने पढ़ी थी। आप ओब, येनिसी और लीना नदियों के बारे में बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये नदियां बाकी नदियों से अलग क्यों हैं? क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और सीधे आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। अब होता यह है कि उत्तर में आर्कटिक का हिस्सा साल भर जमा रहता है, तो जब पानी वहां पहुंचता है तो बर्फ के कारण आगे नहीं जा पाता और भयंकर बाढ़ आ जाती है। प्रकृति का ये विज्ञान सच में अद्भुत है। अब अगर हम नदियों से आगे बढ़कर पानी के ठहरे हुए रूपों की बात करें, तो स्क्रीन पर ये जो गहराई और लवणता मापने वाला वर्टिकल इंफोग्राफिक आ रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये पानी के ग्राफिक्स के साथ एक एक झील की खासियत को 3D टेक्स्ट में पॉपअप कर रहा है। इसे मैं झीलों की एक अनोखी वाटर गैलरी कहना चाहूंगी, चरम जल निकाय या एक्सट्रीम वाटर बॉडीज। ये नाम बिल्कुल सटीक है। इस वाटर गैलरी का अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो सबसे पहले आता है कैस्पियन सागर। नाम में सागर है, लेकिन ये तो एक झील है ना? बिल्कुल, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार इतना विशाल है कि ये 5 देशों से घिरी हुई है: रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। इसके बाद रूस की बैकाल झील है। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे प्राचीन मीठे पानी की झील है। अरे वाह, सबसे गहरी। और फिर वो झील जिसमें कोई डूब नहीं सकता, मृत सागर या डेड सी। हाँ, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ये पृथ्वी का न्यूनतम बिंदु है और इसकी लवणता इतनी अधिक है कि पानी का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए लोग उसमें तैरते रहते हैं। लेकिन लवणता या खारेपन के मामले में शायद एक और झील इससे भी आगे है। अब तुर्की की वॉन झील की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। वॉन झील की लवणता 330 प्रति हजार है। ये सर्वाधिक खारा और एक अद्वितीय रासायनिक जल निकाय है। लेकिन इन सब अजूबों के बीच एक बहुत ही दुखद कहानी भी है, अरल सागर की कहानी। हाँ, अरल सागर मानवीय हस्तक्षेप की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इंसानों ने खेती के लिए नदियों का पानी मोड़ दिया और ये विशाल जल निकाय अब तेजी से सूख रहा है। ये सच में एक चेतावनी है हमारे लिए। खैर, भूगोल और संसाधनों से जुड़ी ये सब बातें सीधे तौर पर कूटनीति से जुड़ जाती हैं। अब अगर हम स्क्रीन पर इस डार्क थीम वाले राजनीतिक नक्शे को देखें, जिसमें देशों की सीमाएं सुनहरे रंग में चमक रही हैं। हाँ, एशिया का राजनीतिक नक्शा बहुत ही जटिल है। तो इतने विशाल और विविध भूभाग को राजनीतिक रूप से कैसे बांटा गया है? अगर हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को देखें तो एशिया में 48 देश हैं। अच्छा। इसके अलावा एक पर्यवेक्षक देश है फिलिस्तीन और 3 विशेष क्षेत्रीय इकाइयां हैं, ताइवान, हांगकांग और मकाओ। और कुछ देश तो ऐसे हैं जो 2 महाद्वीपों में फैले हैं, है ना? अंतर महाद्वीपीय देश। बिल्कुल, इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेट्स जैसे रूस और तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल वाला भाग यूरोप में आता है। और मिस्र भी इसी श्रेणी में है। उसका मुख्य भाग अफ्रीका में है, लेकिन सीनाई प्रायद्वीप एशिया में आता है। ये तो सच में बहुत पेचीदा है और इसे आसान बनाने के लिए पूर्वी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और अरब प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रीय समूहों में बांटा गया है। सही कहा। लेकिन मुझे एक जगह हमेशा उलझन होती है। मध्य एशिया के देशों को याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो सब एक जैसे लगते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसे डिकोड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कूट या कोड है, कुता पाक केटी। कुता पाक केटी? अरे वाह, ये कोड तो सच में काम का लग रहा है। और स्क्रीन पर जो ये एनिमेशन आ रहा है, कजाकिस्तान से पाकिस्तान तक चमकती हुई लाइनें जो एक तारामंडल की तरह नेटवर्क बना रही हैं, ये इसे और भी साफ कर रहा है। बिल्कुल, तो चलिए इस कुता पाक केटी को डिकोड करते हैं। हाँ प्लीज। सबसे पहले के आता है कजाकिस्तान के लिए। यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड देश है। फिर यू से है उज्बेकिस्तान। अच्छा। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान। और पाक तो साफ है, पाकिस्तान। बिल्कुल। और फिर अंत में के और टी बचे, तो के से किर्गिस्तान और टी से तजाकिस्तान। कुता पाक केटी, ये सच में मध्य एशिया को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अब हमारी चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है।
अगर हम स्क्रीन पर इन 3 सिनेमैटिक पैनल्स को एक साथ खुलते हुए देखें, हाँ, एक में बर्फ से ढका हिमालय है। बिल्कुल, और दूसरे में प्राचीन सभ्यताओं के खंडर है, और तीसरे में भविष्य के उड़ते हुए विमानों के साथ शंघाई या टोक्यो जैसे चमकते हुए अत्याधुनिक शहर है। यह दृश्य पूरे एशिया की कहानी बयां कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि आज के इस डीप डाइव या गहन अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उग्र मरुस्थलों से लेकर शांत झीलों तक एशिया की भौगोलिक विविधता ही इसकी असली पहचान है। और इसी विविधता ने एशिया को सिर्फ अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का महाद्वीप बना दिया है। कैसे इन प्राकृतिक संरचनाओं ने केवल प्राचीन सभ्यताओं को जन्म नहीं दिया, बल्कि अपनी अतुलनीय जनसांख्यिकी और रणनीतिक जलसंधियों के कारण आज एशिया आधुनिक विश्व का सेंटर बन चुका है। बिल्कुल। ये सच में विषमताओं में एकता का सर्वकालिक प्रमाण है। बिल्कुल। और अंत में जाने से पहले एक ऐसा विचार जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। जिन प्राकृतिक संसाधनों और विशाल जल प्रणालियों ने प्राचीन काल में सभ्यताओं को एक साथ जोड़ा, क्या वही सूखते हुए जल निकाय जैसे हमारा अरल सागर और सामरिक जल संधियां भविष्य में सहयोग का जरिया बनेंगी? या फिर ये सीमित होते संसाधन एक नए वैश्विक संघर्ष का कारण बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।